बच्चों सबसे पहले होमवर्क वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। होमवर्क में शायद कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए होंगे, ठीक। तो बच्चों मुझे बताओ, फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें जो क्वेश्चंस मैंने दिए हों और उसमें डाउट हो, बोलो बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हों और उनमें डाउट हो, बोलो। 5 नंबर देख लेता हूँ, ठीक है। फाइव, देखो आपको ये अरेंजमेंट दिया है, देखना इस तरह से है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। ए का लेफ्ट में है 2, फिर बी का भी लेफ्ट में है 1 और इसका पता नहीं, ठीक है। और डायग्राम बच्चों देखोगे तो कुछ इस तरह से गया है, ठीक है। तो डायग्राम रफली इस तरह से गया है। अब यहां से लेके यहां तक एक ही रस्सी है, तो टी टी, तो यहाँ 2t यहाँ 2t, ठीक है। इसकी कहीं भी मान लेते हैं, लेट से यहाँ मान लिया v है तो v या a है तो a, तो 2t इंटू a, इसका इधर इधर तो -4t, इसका इधर और इधर सेम है तो +2t 0। अब t तो कॉमन आके कट गया, -2a = 1, प्लस में आ रहा है मतलब हमने जहां माना है वहीं, इसका मतलब इसका 1 ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब ए ऑप्शन। चेक करो कृष्णा, कोई डाउट हो, ठीक है। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी मैंने दिया हो उसमें भी कोई डाउट? ओके बच्चों, फिर मुझे बताओ सेकेंड एक्सरसाइज, उसमें जो भी मैंने दिया हो कोई डाउट हो, सेकेंड में जो भी कुछ दिया हो, ठीक है बच्चों। 3a उसमें अगर कुछ दिया हो, और अगर सेवंथ में डाउट है, ठीक है देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। 3a 7th, ओके 7th। इन द फिगर शोन एक्सीलरेशन ऑफ a, ये है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ b, ठीक है बच्चों। ऊपर वाले का 3i 3j, ठीक है। देखते हैं बच्चों, देखो इसका एंगल तुम्हें दिया है 37 बच्चों, ये सिचुएशन है, तो एंगल बच्चों तुमको दिया है 37। अब इसका जो इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, उसका एक्सीलरेशन बच्चों तुम्हें दिया है 3i और 3j, शायद से यही है, ओके। अब इसका बच्चों निकालना है, ये किसी से हो पाया? बोलो बच्चों, किसी से हो पाया हो? नहीं, देखते हैं। अब इसका बच्चों निकालना है तो सोचते हैं बच्चों, ये ग्राउंड फ्रेम में दिया है, यानी कि 45 डिग्री इसका ग्राउंड फ्रेम में है। अब इसके फ्रेम में बच्चों 37 होना चाहिए, इसके फ्रेम में 37 होना चाहिए, यानी कि बच्चों समझो, इसका एक्सीलरेशन अगर मैं इधर मानता हूं, हालांकि इतना जरूरी नहीं है बट मैं ऐसे ही कर रहा हूं, इसको रोक दोगे तो इधर एक्सीलरेशन एक इधर दोगे, तो दोनों का नेट 37 पे आ जाएगा। तो खैर एक बार बच्चों समझो, इसका एक्सीलरेशन मैं इधर मान लेता हूं, इसका एक्सीलरेशन इधर मान लेता हूं। अब बच्चों याद करो, जब मैंने सॉलिड बॉडी कंस्ट्रेंट बताया था तो उसमें दो चीजें बताई थी, या तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सीलरेशन के कंपोनेंट सेम होने चाहिए, उससे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका बच्चों ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन वो अलोंग ऐसे या ऐसे ही मूव करना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। अब बच्चों मैं यहां पे दूसरी लाइन को फॉलो कर रहा हूं, मैंने इसका एक्सीलरेशन इधर माना, इसको रोक देता हूं, तो इसका उल्टा एक्सीलरेशन इसको इधर दे दूंगा। अब इसका नेट एक्सीलरेशन बच्चों इधर आना चाहिए, नेट एक्सीलरेशन बच्चों
इस 37 के अलोंग आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब ये एंगल बच्चों में थीटा मानता हूं, तो इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, तो tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन 3 प्लस ए, 3/4, ये कट गया, तो ए बच्चों 1 आ जाना चाहिए। एक बार चेक कर लो आपको दिया क्या है, वैसे एक्सीलरेशन कितना आ जाना चाहिए, 1। समझ पाए बच्चों? आंसर बच्चों क्या दिया है? ठीक है, एक बार बच्चों मैं फिर बता रहा हूं, समझो। देखो इधर की जगह आप उधर मान लोगे, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट कंसेप्ट क्या है बच्चों, समझो। या तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग सेम कर दोगे, या इसके रिस्पेक्ट में, या ये अगर रुका हुआ है तो इधर ही एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो मैंने दूसरी लाइन के बेसिस पे सॉल्व किया, इसको रुका हुआ माना, इसका रिवर्स एक्सीलरेशन इसको उधर दे दिया, तो ये 3 प्लस ए, ये 3, तो नेट जो है वो इसके अलोंग ही होना चाहिए, तो 3/3 प्लस ए, बस आंसर। बताओ बच्चों, अभी इसमें कोई डाउट हो? क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। अब स्यूडो फोर्स, देखो स्यूडो फोर्स से करना चाहो तो एक तरीके से हमने वही किया, इसको रेस्ट पे लेके इसको स्यूडो एक्सीलरेशन इधर दे दिया, तो वो रिलेटिव में एक्चुअल में ये जो है वो स्यूडो ही हो गया एक तरीके से। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है, 3A में जो मैंने दिए हो उसमें कोई और डाउट हो तो बताओ बच्चों, बोलो। 39, ठीक है ना, देख ले 13, ठीक है। 3A में बोल रहे हो ना? अच्छा 3B, ओके। तो 3A में तो कुछ नहीं है ना, 3B पे आते हैं। 3B में जैसे आप एक बोल रही हो 13, और कोई बच्चों इसके अलावा 3B में? ठीक है बच्चों, इस पे आते हैं फिर 13 पे। 13 ये रहा बच्चों। देखना बच्चों, आपको ये अरेंजमेंट दिया है, ठीक है। ए का बच्चों 1 है ऊपर, ठीक है। बी का 7 ऊपर, इसका 7 ऊपर, सी का 2 ऊपर, ठीक है। डी का निकालना है, तो बच्चों देखो ये टी, टी, 2T, फिर टी, फिर टी, अब T इंटू 1, T इंटू 7, T इंटू 2, प्लस इसका कुछ मान लो A, तो TA, सब मिला के क्या होना चाहिए, 0। तो T T T T कट गए, 1 + 7 8 + 2 10, उधर जाएगा -10, यानी कि ये ऊपर ना जाके नीचे 10 से आएगा, तो आंसर होगा डाउनवर्ड 10। समझ पाए ना? तो इसका विथ साइन लिखोगे तो डाउनवर्ड 10, ठीक है। ओके बच्चों बताओ 3B में अभी कोई डाउट? ओके फर्दर बच्चों 4A, इसमें बच्चों कोई डाउट? 4A जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हों, ठीक है। फिर बच्चों 4B अगर मैंने कोई दिया हो, ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट अपना ओवर होता है। अब बच्चों कंस्टेंट मोशन में हमने कंस्टेंट मोशन निकालना तो देख लिया था, उसके एक्सीलरेशन के क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से बाकी थे, जितना मुझे याद आ रहा है। एक्सीलरेशन निकालना हम लोगों ने सीख लिया था, मैंने कंस्टेंट का दे दिया था, बट हाँ पावर मेथड में चलो एक बार वापस अभी यूज़ करेंगे तब मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे हम क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर रहे हैं, एक बार बच्चों आप देखना, यहाँ तक क्लियर है ना? आप बच्चों मॉड्यूल में देखो पेज 235 क्वेश्चन 20, ठीक है। तो नितिन जैसे अभी मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा उसी में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ट्वेंटी एक बार बच्चों ट्राई कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं।
बच्चों डायग्राम देखोगे तो उन्होंने सही डायग्राम नहीं बनाया है, ठीक है ना। हाँ, ये डायग्राम बच्चों गड़बड़ है, उसी वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बस एक बार देखना। सही डायग्राम बच्चों इस तरह से मान के चलना होगा, क्योंकि जो ये डायग्राम है उससे हम आंसर नहीं निकाल सकते। जो गिवन डायग्राम है बच्चों उससे आंसर नहीं आ सकता। तो सही तरीके से अगर डायग्राम मानोगे तो 2 kg 30 डिग्री, और इसको बच्चों ऐसे वर्टिकल मानना पड़ेगा। आप देखोगे तो वो इंक्लाइंड दिखा रखा है, तो अगर वो इंक्लाइंड होगा तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसको बच्चों इस तरह से मान के चलना है। अब एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, कर लो बच्चों। तुम्हारा क्या नाम है? अरुण। ओके, लास्ट ईयर जेई दिया था? यस सर। कितना स्कोर रहा? परसेंटाइल 70। 70 है? हाँ। और मार्क्स कितने थे लगभग? मीन्स में 44, 45, 50 ऐसा कुछ था। ओके, लास्ट ईयर कहीं तैयारी की थी? हाँ, कहाँ? बाकी प्लस एमडी वहाँ पे तो नीट की तैयारी होती है ना? अच्छा, इसका आईआईटी डिवीज़न खुला था नया। अरे अच्छा, हाँ, उसमें एक सर थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, केमिस्ट्री के। पुनीत सर। हाँ हाँ हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ। राजस्थान के। हाँ, वो पहले एलएम में थे। हाँ। पुनीत सर, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। राजू, हाँ राजू। ठीक है, एक बार ट्राई करो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ओके, देखते हैं। चलो बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नितिन, जो तुम पावर मेथड बोल रहे हो वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, वो समझो। देखो, कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हें करना क्या होगा, सबसे पहले ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रस्सी है? एक पूरी रस्सी में टेंशन सेम, तो तुमने इधर टी टेंशन मानी, तो इस पूरे में टी हो जाएगी, तो ये टी, तो यहाँ 2t। ये क्लियर? अब कहीं भी मान सकते हो, अगर वो गड़बड़ होगा तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। मान लो तुमने इसका एक्सीलरेशन a माना, इसका तुम्हें नहीं पता, तुमने a डैश मान लिया, तो पावर मेथड हमसे ये बोलता है कि सिग्मा t डॉट v 0, सिग्मा t डॉट a 0। अब यहां सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कंसीडर करोगे, तो t a डैश। यहां अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कंसीडर करोगे, 2t a 0। यहां से तुम्हारे पास आ गया a डैश इक्वल टू 2a। अब बताओ नितिन, ये चीज समझ पाए? तो यही सब में करना होता है, वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी ले लो, खत्म। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक्सीलरेशन में रिलेशन निकाल लिया, उसमें कोई तकलीफ। अब बच्चों यहां देखोगे तो 4g, मैंने नीचे एक्सीलरेशन माना है, तो ये ज्यादा ये कम, ये चलाएगा ये रोकेगा, तो 4g माइनस 2t 4a। अब इसके लिए देखोगे तो यहां लगेगा mg साइन 30, ये t उधर चलता हुआ माना है, तो ये ज्यादा ये कम, ये चलाएगा ये रोकेगा, तो t माइनस बच्चों साइन 30 हाफ g, मास इंटू एक्सीलरेशन 2 इंटू 2a सेकेंड। क्लियर है? एक्सीलरेशन निकालना है या हाँ एक्सीलरेशन निकालना, तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 2t माइनस 2g इक्वल टू 8 है थर्ड। अब इन दोनों को जोड़ रहा हूं, तो बच्चों ये कट गया, ये बचा 2g, 8 और 4 12 है, तो a बच्चों g/3। बताओ बच्चों, कहीं कोई तकलीफ हो? आराम से देख लो, कोई भी डाउट हो इसमें। अब बच्चों ये एक्सीलरेशन तुम्हारे पास g/3 आ गई। अगर तुमसे टेंशन पूछी जाती है
तो कहीं भी रख दो, टेंशन निकाल सकते हो। अब इसमें एक चीज का बच्चों ध्यान रखना कि वो किस ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछा। अगर उन्होंने इसका एक्सीलरेशन पूछा है तो यही आंसर है, अगर इसका पूछा है तो फिर डबल हो जाएगा। तो इन्होंने किसका पूछा है वो देखते हैं, द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। अच्छा ये मिस्टेक कर दी, हाँ GY6। तो बच्चों याद रख, एग्जाम में ये मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपका ए जैसे ही आएगा, अगर ऑप्शन उसमें अवेलेबल होगा तो आप जल्दी से टिक कर सकते हैं। तो ये G/6 है, तो आंसर हमसे इसका पूछा है तो डबल होगा यानी कि G/3। तो करेक्ट आंसर अपने पास जो होगा वो होगा G/3। अभी बच्चों बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो अब पहले हमने कंस्ट्रेंट मोशन डिस्कस किया था। कंस्ट्रेंट मोशन को यूज करके एक्सेलरेशन बच्चों इस तरह से निकाला जा सकता है। तो बच्चों अब मैं उस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, तो वो आप कर लेना बच्चों, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट वाले शायद मैंने आपको दे दिए थे। जैसे बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में 47 ये इसी पैटर्न का है। ऐसी बच्चों सेकेंड एक्सरसाइज में थर्ड, वो भी बच्चों इसी पैटर्न का है। फिफ्थ इसी पैटर्न का है बच्चों, ठीक है। फिर सेकंड में सिक्स्थ, वो भी बच्चों इसी पैटर्न का है। 40 बच्चों वो भी इसी पैटर्न का है। ओके, इसमें बच्चों आप एक काम कर सकते हो, ठीक। इसको बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लो, इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको अटेम्प्ट कर लो बच्चों, ठीक है। बच्चों बाकी 3 आप या 4 आप एज ए होमवर्क रख लेना, इसको अभी अटेम्प्ट कर लो 40 नंबर, ठीक है बच्चों। पिछले क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा हो तो पूछो। एक बार मेरे में डायग्राम बताना, इसमें सही नहीं आया है। निकाल सकते हैं वो 3 4 है तो बच्चों ये 37 होगा, और नहीं ये भी 3 4 ही है, 37, तो दोनों सेम ही हो जाएंगे। बच्चों देखो दोनों इंक्लाइन प्लेन में 3 4 जिस हिसाब से दिया है तो वो एंगल बच्चों 37 होने चाहिए, तो दोनों के ही एंगल बच्चों 37 होंगे, ठीक है ना। आप देखो उसमें साइड में 3 4 लिख रखा है तो वो अपना स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, तो 3 4 5 के केस में बच्चों एंगल 37 दोनों के ही हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इससे मैं इतना नोट कर लिया होगा ना बच्चों, इससे हटा रहा हूँ, ये घर पे ट्राई कर लेना, ये अभी करना है बच्चों, इससे मैं हटा रहा हूँ, ठीक।
ठीक हो वंश? काफ़ी लेट हो गए। अच्छा, ये गोली यहाँ कैसी डली है? हाँ बस वही सॉल्व करना है। जैसे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रस्सी है, तो ये T इधर 2T इधर T। बच्चों इसको अगर A आगे मानोगे, मान लो इसको A1 आगे मान रहे हो, ठीक है ना। अब या इसको A1 A2 A3 मान लेते हैं। A1 इसको बच्चों लेट से A2 मान लिया, इसको A3 मान लिया, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम रिलेशन लिखें, वही पावर मेथड लगाएं, तो बच्चों T इंटू A1, उधर बच्चों देखोगे तो माइनस में 2T इंटू A2, इधर बच्चों प्लस में T इंटू A3 0। तो बच्चों A1 माइनस 2A2 प्लस A3 0। बच्चों चेक करो इसमें अगर मैंने कहीं कोई मिस्टेक की हो। ये क्लियर है? अब बच्चों समझो ये 37 है, तो यहां लगेगा 1g साइन 37 मतलब 6, ठीक है। यहां लगेगा बच्चों 1g साइन 37 मतलब 6, और यहां लगेगा 2g मतलब 20, ठीक है। अब बच्चों देखना, A1 अगर मैं लिखता हूं तो ये चलाएगा, ये रोकेगा, तो t माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 2। A2 बच्चों लिखता हूं तो इस तरफ अगर मैंने माना है तो ये ज्यादा ये कम, तो 6 माइनस 2t अपॉन 1, 6 माइनस 2t अपॉन 1, चेक करते रहना बच्चों। A3 इधर माना है तो ये ज्यादा ये कम, तो t माइनस 20 अपॉन 2। हाँ बोलो बच्चों। फ्रिक्शन भी दिया क्या इसमें? तो फिर छोड़ दो बच्चों, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं। हाँ पर ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं है तो मैंने क्या क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा, बस डायग्राम देखा था, ठीक है। पूरा क्वेश्चन चलो ठीक है, अभी इसे फ्रिक्शन लेस मान के कर देता हूँ। अप्रोच तो सीख ही जाओगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या चलो फ्रिक्शन को ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। हल्का फुल्का आइडिया तो फ्रिक्शन का भी होगा ही। In the system of connected bodies in adjoining figure, the coefficient of kinetic friction point to under the bodies B and C, B और C, ठीक है। Determine the acceleration of each body and tension in cord supporting the A। उसमें फिर दिक्कत ये रहेगी कि चेक करना पड़ेगा, अभी उतना मैंने सिखाया नहीं है कि कौन सा किधर मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। एक बार बच्चों मैं इसे फ्रिक्शन लेस मान के सॉल्व कर देता हूँ, हम अप्रोच तो सीख ही जाएंगे, जब बाद में फ्रिक्शन हम पढ़ के इसे डिस्कस करेंगे तब वापस देख लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं विदाउट फ्रिक्शन मान के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब A3 बच्चों लिखते हैं, A3 ये रहा, तो हमने ऊपर माना है तो t माइनस 20 अपॉन 2 0, ठीक है। अब बच्चों एक बार बस अप्रोच तो सीख ही जाएंगे, फ्रिक्शन होगा तो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब बच्चों ये t में इक्वेशन सॉल्व करोगे तो t निकल आएगा, t निकल आया तो हमें एक आंसर पूछा है वो आ गया। फिर बच्चों A1 पूछा है तो यहाँ t की वैल्यू रख दो वो A1, A2 पूछा है वो यहाँ रख दो वो A2, A3 पूछा है यहाँ रख दो वो A3। समझ गए बच्चों? लेकिन ये टेंशन इससे मैच नहीं करेगी क्योंकि ये मैंने फ्रिक्शन लेस मानते हुए किया। क्लियर है बच्चों? ओके। अब बच्चों मुझे बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो ठीक है, बस एक क्वेश्चन की तरह से मान के हम फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं, इसका आंसर उससे मैच नहीं करेगा। बोलो बच्चों यहाँ तक अभी कोई डाउट? चले आगे। तो बच्चों कंस्ट्रेंट मोशन में अगर हमें देखें यहीं तक करना था। अब बच्चों आगे हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शन। तो हेडिंग बच्चों फिर आप लोग लिख लो फ्रिक्शन, ठीक है ना बच्चों।
हेडिंग बच्चों लिख लो फ्रिक्शन। ठीक है ना बच्चों? फ्रिक्शन, ठीक है। तो बच्चों याद करो, नॉर्मल किस तरह का फोर्स होता है? कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। नॉर्मल किस तरह का फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। वैसे ही बच्चों फ्रिक्शन भी कैसा फोर्स होता है? कांटेक्ट फोर्स। तो बच्चों आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट नॉर्मल अपने आप में कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन अपने आप में कांटेक्ट फोर्स है। इन दोनों के रिजल्टेंट को हम बोलते हैं नेट कांटेक्ट फोर्स या कांटेक्ट फोर्स। तो ये मैं बाद में लिखवा दूंगा, बट अभी ऐसे ही बता दिया। तो इन दोनों के रिजल्टेंट को हम क्या बोलते हैं? नेट कांटेक्ट फोर्स। अब बच्चों इसी को आप ऐसे बोल सकते हो, कांटेक्ट फोर्स का जो सरफेस के अलोंग कंपोनेंट होता है, कांटेक्ट फोर्स का जो सरफेस के अलोंग कंपोनेंट होता है वो होता है फ्रिक्शन। और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो कांटेक्ट फोर्स का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट फ्रिक्शन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाता है? नॉर्मल। ये चीज क्लियर है? अब उसके अलावा बच्चों ये समझो, यहां तक चीज क्लियर है ना? ठीक है। फ्रिक्शन होता क्या है? तो बच्चों फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करता है वो सही नहीं है। दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। जैसे बच्चों मान लो, लेट से इस मोबाइल के ऊपर मैंने ये रख दिया, अब इसको आगे लेके जा रहा हूं, तो बच्चों इस रिमोट को आगे कौन लेके जा रहा है? फोन। किस फोर्स के थ्रू? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये रिमोट यहीं रह जाता, मोबाइल ऐसे आगे चला जाता। तो जब मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूं तो मोबाइल इसके साथ क्यों चल पा रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बच्चों क्या करेगा? दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अब बच्चों वापस से समझना, देखो ये मोबाइल ऐसे रखा है, अब इसको लेके जा रहा हूं, फ्रिक्शन कुछ लगेगा। ये बच्चों अगर मैं ऐसे रखता हूं इस तरह से, तो फ्रिक्शन कम लगेगा या ज्यादा? ऐसे रखूंगा तो बच्चों देखो हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा। बट बच्चों ऐसा नहीं, हमें ऐसी अंदर से फीलिंग आती है कि ये जब ऐसे रखा है तो ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। बट बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसे कम होगा, ऐसे और कम होगा। बट एक्चुअल में बच्चों ऐसा नहीं, तीनों ही केसेस में बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बच्चों? तो अब बच्चों फ्रिक्शन हेडिंग लिख के पहले एक दो पॉइंट आप ये लिख लो। इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। तो बच्चों फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमेशा दो सरफेस के टेंजेंशियली लगेगा। बच्चों दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन या उसकी टेंडेंसी को अपोज करेगा। जैसे बच्चों ये टेबल रखी है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो अभी कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, बट टेंडेंसी जो है उसको वो अपोज कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रिलेटिव मोशन हो जाता, तो अगर ऑलरेडी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो उसे अपोज करेगा। जैसे कि मान लो मैंने यूं धक्का दे दिया, तो यहां रिलेटिव मोशन को अपोज किया, और इस केस में टेंडेंसी को अपोज किया। फिर बच्चों मैंने बताया कि ये एरिया से इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट।
ठीक है बच्चों, कर लो। ठीक है, अब बच्चों इसे मैं हटा देता हूं, या चलो कर लो। ठीक है बच्चों, हटा दूं, कर लिया। ठीक है, अब बच्चों समझना, देखो बच्चों जैसे ये सरफेस, ठीक है। अब बच्चों मान लो इस पे ये ब्लॉक रखा है, मान लो 5 kg का ब्लॉक है, रेस्ट पे रखा है, ठीक है। एक और केस लिया हमने, फिर 5 kg का ब्लॉक है, इस पे 5 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, ये अभी भी रेस्ट पे, वही 5 kg का ब्लॉक, इस पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी भी वो रेस्ट पे। अब मान लो बच्चों मैंने इस पे 5 kg का ब्लॉक 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जस्ट चलने ही वाला है, जस्ट चलने ही वाला है, लेकिन है तो रेस्ट पे। तो इस केस में बच्चों मैंने बोला टेंडेंसी टू मूव, ठीक है। फिर बच्चों वापस मैंने 5 kg, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मैंने देखा कि इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसी पे बच्चों अगर मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब बच्चों मैंने देखा कि इसका एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों समझो, फर्स्ट 4 केसेस में अगर मैं देखता हूं, तो बताओ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मूव कर रहा है। फर्स्ट 4 केसेस में ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका एक्सीलरेशन क्या हुआ, एक्सीलरेशन 0, मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0। तो बच्चों बताओ पहले केस में mg नॉर्मल, वो तो बैलेंस है, इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो बच्चों इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 0। अब बच्चों मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर भी वो रेस्ट पे है, तो इस केस में बच्चों फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए, पीछे। तो इस केस में बच्चों फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा 5, उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन Fs से डिनोट कर दिया, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। बच्चों बताओ अभी भी रेस्ट पे, अब फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो बच्चों स्टैटिक को Fr से भी डिनोट करते हैं, और कितना हो गया 10। बच्चों यहां ऐसा लग रहा है कि जस्ट मूव करने वाला, जस्ट मूव करने वाला होता है, तब जो फ्रिक्शन लगता है वो भी स्टैटिक ही है, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो अब ये भी बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दे दिया कि लिमिटिंग है, या मैक्सिमम फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। और इस केस में कितना होना चाहिए, 11। तो जब बच्चों लगता है कि अब मूव करने ही वाला है, तब उसको हम एक नाम दे देते हैं लिमिटिंग या मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब बच्चों इस पे 20 न्यूटन फोर्स लगाया, 5, 20/5 एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, है कितना, मतलब कहीं ना कहीं इसका 20 फोर्स कम हो गया। कितना कम हो गया, देखो 5 × 2 10, नेट फोर्स बच्चों कितना है 10, हमने कितना लगाया 20, लगा कितना 10, तो 10 कम हो गया। वो 10 किसने कम किया, फ्रिक्शन ने। तो यहां फ्रिक्शन अपना कितना होना चाहिए 10। 5 × 6 बच्चों, ये 6 है, बताओ नेट फोर्स कितना हुआ, हमने कितना लगाया, तो 10 किसी ने कम कर दिया, किसने कम किया, फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन बच्चों कितना होना चाहिए 10। अब बच्चों लास्ट के 2 केसेस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मूव कर रहा है, तो बच्चों जब एक बार ऑब्जेक्ट घिसने लगता है,
मूव करने लगता है, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, के से डिनोट कर दिया। तो बच्चों इन सारे केसेस में कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। और इन दोनों केसेस में बच्चों कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक। इतना क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों एक बार इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं, ठीक? तो बच्चों जब तक सरफेसेस एक दूसरे पे घिसेंगी नहीं, तब तक जो फ्रिक्शन है वो होगा स्टैटिक। जब तक सरफेसेस घिस नहीं रही तब तक अपना फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। अब यहां बच्चों एक खास बात आप देखोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। जब हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो वो 0 लग रहा है, हमने 5 लगाया तो वो खुद ही अपने आप एडजस्ट होके 5 हो गया, हमने 10 लगाया तो वो खुद अपने आप एडजस्ट होके 10 हो गया, 11 लगाया तो 11 हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों अपना सेल्फ एडजस्टिंग होता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों देखोगे तो वो कांस्टेंट होता है। आप पहले केस में देखो तब भी 10 है, दूसरे केस में देखो तब भी 10 है। तो जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। हाँ, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस हो जिसमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट को वेरी करवा दें या नॉर्मल रिएक्शन को वेरी कर रहे हो तो सिचुएशन अलग है, बट जनरली कांस्टेंट रहता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों सेल्फ एडजस्टिंग होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों कांस्टेंट होगा। टेंडेंसी टू मूव, टेंडेंसी टू मूव, जस्ट मूव करने ही वाला है, टेंडेंसी टू मूव। बच्चों इस मॉड्यूल में तो शायद ये लास्ट चैप्टर है ना? अच्छा, आगे के मॉड्यूल अभी मिल गए क्या आपको? अच्छा ठीक है, क्या ओके, इतना कर लिया बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों हेडिंग लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बच्चों इसमें पॉइंट बना के लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन में, when two surfaces are relatively at rest, when two surfaces are relatively at rest, when two surfaces are relatively at rest, then friction between them, then friction between them is called static friction. When two surfaces are relatively at rest, then friction between them is called static friction. तो बच्चों जब दो सरफेसेस रिलेटिवली रेस्ट पे होंगे तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक। जैसे बच्चों ये ऐसे मूव कर रहा है, इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक? तो बच्चों भले ही ये मूव कर रहा है उससे मतलब नहीं है, ये इसके रिलेटिव घिस नहीं रहा है, घिस नहीं रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। क्लियर है? आगे बच्चों लिख लो, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आगे बच्चों लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। आगे बच्चों इसमें लिख लो, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट, बच्चों इस तरह से लिख लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी बच्चों हटाओगे तो एक कांस्टेंट लोगे म्यू एस, ये आ गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों अपना क्या हो गया, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस बच्चों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल पे। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, एक कांस्टेंट लिया, वो आ गया म्यू एस। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन। यहां तक क्लियर? अब बच्चों मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ऐसे ही आप डायरेक्टली मुझे बताओ। ठीक है बच्चों, ये क्या चीज है, फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो बच्चों बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? देखो फोर्स, फोर्स यूनिटलेस। बच्चों इसका डायमेंशन डायमेंशनलेस। तो बच्चों लिखवा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही बता रहा हूं। म्यू एस की एसआई यूनिट क्या होगी, कुछ नहीं। डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं। क्लियर ना बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर? हाँ, म्यू एस जैसे एक नंबर की तरह से होगा, 0.2, 0.3, 0.5 दी होगी या पूछा होगा, उस तरह से होगा। बच्चों यहां तक समझ गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो, काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें बच्चों आप लिख लो, when two surfaces start moving on each other, when two surfaces start moving on each other, when two surfaces start moving on each other, then friction between them is called kinetic friction. When two surfaces start moving on each other, then friction between them is called kinetic friction. तो बच्चों दो सरफेसेस जब एक दूसरे पे घिसने लगेंगे तब जो फ्रिक्शन लगेगा उससे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे बच्चों लिख लो, it is also found experimentally that तो काइनेटिक फ्रिक्शन is proportional to normal reaction। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो बच्चों यहां आ जाएगा म्यू के इंटू एन। म्यू के बच्चों वही कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्लियर है बच्चों? म्यू के बच्चों अपना क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब बच्चों इसमें भी वापस से ऐसे बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, कुछ नहीं। ठीक है, अब बच्चों जैसे म्यू एस है और म्यू के है, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो बच्चों ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। सरफेस के नेचर पे। नेचर मतलब अगर ज्यादा रफ है तो जनरली ज्यादा होगा, कम रफ है तो कम होगा। तो आगे बच्चों एक लाइन लिख लो, म्यू एस एंड म्यू के, म्यू एस एंड म्यू के डिपेंड्स ऑन, म्यू एस एंड म्यू के डिपेंड्स ऑन
नेचर ऑफ सरफेसेस, म्यू एस एंड म्यू के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस। बताऊंगा अभी, ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? अब बच्चों समझो, देखना आगे बच्चों इस तरह से लिख लो, यहां तक क्लियर है ना? नेक्स्ट बच्चों लिखो कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों फ्रिक्शन के पीछे क्या कारण है वो अगर हम देखें तो कोई भी सरफेस हो वो कितनी भी स्मूथ हो, जैसे बच्चों ये आप देखोगे काफी स्मूथ है, लेकिन इसको भी बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें इस तरह से रफनेस होती है। जब हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में भी ऐसे रफनेस होती है, तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, इनके बीच में क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग। तो बच्चों पहली चीज हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेसेस। तो इतना बच्चों कर लो, इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेसेस। तो फ्रिक्शन के पीछे बच्चों रीजन क्या है? इंटरलॉकिंग बिटवीन सरफेसेस। ये एक दूसरे में जो टीथ हैं वो आपस में फंस जाएंगे, जो टीथ हैं वो आपस में फंस जाएंगे। जैसे बच्चों आपको जो ये उबड़ खाबड़ सरफेस दिख रही है वो आपस में ऐसे फंस जाएगी, वो रीजन इसके पीछे रहता है। अब इस हिसाब से बच्चों अगर हम इसको स्मूथ करेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। तो बच्चों अगर हम स्मूथ करेंगे फ्रिक्शन कम होगा, लेकिन बच्चों ऐसा देखा गया है कि हम स्मूथ कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कम हो रहा है, और स्मूथ करेंगे कम होगा, लेकिन हम जब बहुत ज्यादा स्मूथ कर देते हैं तो फिर अचानक से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके पीछे बच्चों रीजन ये होता है कि भाई इंटरलॉकिंग के अलावा भी कुछ होना चाहिए, वरना तो बहुत ज्यादा स्मूथ करने पे फ्रिक्शन कम हो जाना चाहिए। तो वो उसको हम बच्चों बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। जैसे जब बहुत ज्यादा स्मूथ कर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत पास पास आ जाते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत बढ़ जाता है और फ्रिक्शन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ओल्ड कंसेप्ट बच्चों हम ये मान के चलते थे कि इंटरलॉकिंग ही फ्रिक्शन का रीजन है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इंटरलॉकिंग के अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी एक उसके पीछे रीजन है। तो सेकंड बच्चों आप लिख लो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इतना क्लियर है बच्चों? अब बच्चों समझो, जैसे जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये इंटरलॉकिंग प्रॉपर है, प्रॉपर इंटरलॉकिंग। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को चलाते हैं तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को चलाएंगे तो जो ये इंटरलॉकिंग है वो ब्रेक हो जाएगी और सरफेस घिस जाएगी, घिसने की वजह से थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाएगी। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट चलने लगेगा तो सरफेस घिसने की वजह से उसका नेचर थोड़ा सा बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा। उस वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से ज्यादा होता है। अभी मैं लिखवा दूंगा, अभी बट समझो, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से ज्यादा होता है। बट अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है और हमारी रिक्वायरमेंट है तो फिर हम सेम मान के चलते हैं। एक्चुअल में देखोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट काइनेटिक से ज्यादा होगा, लेकिन अगर कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है तो हम सेम मान के चलते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? इसके अलावा बच्चों एक और चीज रहती है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जैसे बच्चों आप समझो कि इस ग्लास को हम ऐसे घसीट के लेके जा रहे हैं, थोड़ी मेहनत होगी, इसको ऐसे पलट दो और धक्का दे दो, अपने आप ही लुढ़कता हुआ चला जाएगा। तो जब वो लुढ़कता हुआ जा रहा है तब उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसे हम बोल देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों आपने फील किया होगा कि अगर आप लुढ़का के ले जा रहे हो तो बहुत आसानी से चला जाता है। जैसे घर में हम सिलेंडर लेके आते हैं, एक उसको खिसका के या उठा के लेके जा रहे हैं, बहुत मेहनत है, एक हम उसको जमीन पर पटक के ऐसे ही लुढ़का के ले जाते हैं, आसानी से चला जाता है। तो सबसे ज्यादा बच्चों कौन सा होगा? स्टैटिक, फिर काइनेटिक, और रोलिंग देखोगे तो उससे काफी ज्यादा कम होगा। क्लियर है बच्चों?
तो अब बच्चों आगे आप इस तरह से लिख लो बच्चों, इसमें जनरली इस तरह से म्यू एस म्यू के से ज्यादा और म्यू के म्यू आर से काफी, मतलब सबसे कम अपने पास कौन सा हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। इतना क्लियर है? ठीक, आगे बच्चों इस तरह से लिख लो इसी में, इफ नॉट specified in question then म्यू एस और म्यू के दोनों को हम बराबर लेके चल लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया है, जरूरत पड़ रही है, तो फिर हम दोनों को सेम लेके चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अब मैं कंक्लूड करता हूं। तो बच्चों स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो फ्रिक्शन क्या था बच्चों, एक कांटेक्ट फोर्स जो कि सरफेस के टेंजेंशियली लगेगा। क्या करता है, दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन या उसकी टेंडेंसी को अपोज करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर बच्चों हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, जब तक दो सरफेसेस एक दूसरे पे घिस नहीं रही, रिलेटिवली रेस्ट पे, तो फ्रिक्शन स्टैटिक। उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग, कई बार मैक्सिमम भी बोल देते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगी, नॉर्मल पे। तो वहां से लिमिट बच्चों क्या आ गई, म्यू एस इंटू एन। क्लियर? फिर अगर घिसने लगे तो फ्रिक्शन काइनेटिक, उसकी भी वैल्यू नॉर्मल पे डिपेंड करेगी, तो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। क्लियर? जनरली बच्चों काइनेटिक स्टैटिक से कम होगा, लेकिन अगर प्रोवाइडेड नहीं है हम सेम लेके चलेंगे। फ्रिक्शन के पीछे रीजन क्या है बच्चों, इंटरलॉकिंग एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहां तक बच्चों कोई डाउट? अब बच्चों लिख लो स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो बच्चों शॉर्ट में स्टेप्स लिखवा रहा हूं, ठीक है? तो जनरली बच्चों फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन, सबसे पहली स्टेप तुम्हारी क्या होगी कि तुम एफवीडी बनाओ। एफवीडी बना लिया। दूसरा बच्चों जरूरत पड़े तो फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो, अगर कोई फोर्स एंगल वेंगल पे हो तो उसे रिजॉल्व कर लो। क्लियर है बच्चों? थर्ड बच्चों एफवीडी में फ्रिक्शन को अभी इंक्लूड मत करो, एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन। एफवीडी में स्टार्टिंग में फ्रिक्शन मत बताओ, उसको छोड़ के एफवीडी बना लो, रिजॉल्व कर लो। फिर नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो। फोर्थ फिर बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो, वो क्या होगा, म्यू एस एन। म्यू एस एन लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिफ्थ एफ डी ड्राइविंग फोर्स निकाल लो, या मैं बोलूं नेट ड्राइविंग फोर्स एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन। एफडी से मेरा क्या मतलब है, नेट ड्राइविंग फोर्स एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद बच्चों आप नेट ड्राइविंग फोर्स एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन निकालो। अब बच्चों कंक्लूजन समझो। देखो होता क्या है, इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, हो सकता है ये चलेगा, हो सकता है नहीं चलेगा, ये हमें नहीं पता। इस पे अगर मैंने फोर्स लगाया, हो सकता है चले ना चले। देखो अभी चल रहा है और कम फोर्स लगाऊंगा तो नहीं चलेगा। तो पहले हमें ये चेक करना होता है कि भाई वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो चलने या नहीं चलने की शर्त ये होती है कि जब तक वो लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, लिमिट क्रॉस नहीं करेगा तब तक नहीं चलेगा। तो जो अपना ड्राइविंग फोर्स है, नेट ड्राइविंग फोर्स जो है, वो लिमिट क्रॉस करेगा तभी चला पाएगा। मान लो बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका मतलब लिमिट 50 न्यूटन की है, तो तुम 40 लगा रहे हो, वो नहीं चलेगा। जैसे बच्चों पहला एग्जांपल याद करो, उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, 11। हमने 5 लगाया, वो नहीं चला,
10 लगाया वो नहीं चला, 11 लगाया वो नहीं चला, तो जब तुम 11.1 लगाओगे या 12 लगाओगे तब जाके वो चलेगा। तो अब बच्चों आपको ये चेक करना होता है कि भाई वो चलेगा या नहीं। तो चलने की शर्त ये है कि भाई उसको लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। तो लिमिट क्रॉस करेगा तो चलेगा, चलेगा तो फिर फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। और अगर लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है तो रुका रहेगा, और रुका रहेगा तो जो ड्राइविंग फोर्स है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। जैसे बच्चों वही एग्जांपल याद करो, हमने 5 लगाया तो ड्राइविंग फोर्स 5, लिमिट 11 की, वो नहीं चला। हम 8 लगाते, लिमिट 11 की है, वो नहीं चलता। तो नहीं चल रहा है तो फिर फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, जो कि ड्राइविंग फोर्स के बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब 5th के बाद 6th चेक करो। चेक में बच्चों अगर ड्राइविंग लिमिट को क्रॉस कर रहा देन ऑब्जेक्ट मूव एंड फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। ठीक है, और ये इफ FD less than FL, object will remain at rest and friction will be static। तो बच्चों आप अपने दिमाग में भली पूरी स्टेप ना रखो, तो दिमाग में ये रख लो बच्चों, लिमिट, लिमिट क्या है, म्यू एस इंटू एन। तो तुम्हें नॉर्मल निकालना है। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, नॉर्मल। नॉर्मल निकालोगे फिर तुम लिमिट निकालोगे। लिमिट क्रॉस होगी तो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। चलेगा तो काइनेटिक, नहीं चलेगा तो स्टैटिक। इतना क्लियर है बच्चों, कर लो इतना। ठीक है, अब बच्चों ऐसे देख के आंसर बताओ, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे देख के आंसर बताओ बच्चों। मान लो ये 5 kg, म्यू एस बच्चों मान लो 0.4। ठीक है बच्चों, बताओ इस केस में नॉर्मल कितना है, बोलो बच्चों नॉर्मल कितना है, 50। नॉर्मल 50 है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, 20। अब मान लो बच्चों मैंने इसमें 13 न्यूटन लगाया, तो बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, 13। को डाउट। मान लो बच्चों 17 लगाया, 17। क्लियर है। अब मान लो बच्चों मैंने इसमें 25 लगाया, अब फ्रिक्शन 20 लगेगा। काइनेटिक लगेगा, नहीं दिया है तो जो स्टैटिक है उसी को काइनेटिक मान लेंगे। समझ गए बच्चों, वापस समझो। मान लो बच्चों ये 10 किलो, मैंने दिया म्यू एस 0.3, म्यू के बच्चों 0.1। बच्चों मान लो मैंने इसमें फोर्स लगाया 25, बताओ फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, 25। बच्चों नॉर्मल 100, लिमिट 30, हम कितना लगा रहे हैं 25, तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन लिमिट मतलब इसी के बराबर 25। बच्चों फिर बताओ, अगर मैं इस पर 35 लगा देता हूं, अब इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10। क्योंकि बच्चों लिमिट 30 की थी, वो क्रॉस हो चुकी है। क्रॉस हो चुकी है मतलब वो चलने लगेगा, और जैसे ही चलेगा तो फिर फ्रिक्शन कौन सा लगने लगेगा, काइनेटिक। काइनेटिक मतलब 100 इंटू 0.1, 10। समझ गए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। इतना बच्चों ड्रॉ कर लो। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों 0.22, काइनेटिक फ्रिक्शन ये टेबल जस्ट आपको फिल करनी है। तो बच्चों मान लो शुरू में मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, ओके।
बच्चों मान लो मैंने इसमें 4 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर 8 लगाया, फिर 11 लगाया, फिर बच्चों मान लो 15 लगाया, 20 लगाया, 30 लगाया। कर लो बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों 0.22, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2। कर लिया होगा बच्चों, कर लो। समझ गए ना बच्चों, एक्सीलरेशन लिखना है और फ्रिक्शन लिखना है। इसमें एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स लिखना है। फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो ये है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.22, काइनेटिक 0.2। नितिन तुम मुझे बताओ, अगर फिल कर लिया हो, फर्स्ट रो में क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, एक्सीलरेशन 0, ठीक है। सेकंड में हाँ नहीं, बहुत सिंपल सा है, कर लो फटाफट, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? कृष्णा तुम बताओ, अगर तुमने सेकंड लिख लिया। हाँ नहीं, कृष्णा तुम बोलो। अच्छा अच्छा, ओके। सिद्धार्थ तुम बताओ, इतना टाइम कैसे लग सकता है? मोहित तुम बताओ। ओके, नंदिनी तुम बताओ, अगर कर लिया हो। नहीं, मुस्कान, चलो कर लो। अरुण तुम बताओ। नहीं, कोई नहीं। और तुम बताओ, चलो तुम्हारा क्या नाम है? गौरव। इसमें 0.4, 0.8, ठीक है। इसमें 110, 210, ठीक है, सही है। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो, पहली स्टेप एफवीडी, तो इधर mg, इधर नॉर्मल। बच्चों फ्रिक्शन जनरली नहीं दिखाना है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहली स्टेप एफवीडी, दूसरी स्टेप तुम नॉर्मल निकालोगे। तो नॉर्मल बच्चों कितना है? जी हम 10 लेके चलते हैं, 50। फिर आप लिमिटिंग निकालोगे, तो 0.22 इंटू 50 कितना आ गया? 11। तो बच्चों लिमिट तुम्हारी 11 की है। जब तक लिमिट क्रॉस नहीं होगी वो नहीं चलेगा। लिमिट क्रॉस नहीं होगी वो नहीं चलेगा। तो बच्चों लिमिट तुम्हारी यहां पे है। इससे पहले आप 9, 7, 5 कुछ भी लगा लो, वो चलेगा ही नहीं। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। और जो तुम लगा रहे हो उतना ही फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा अपोजिट में। तो जब तुम कुछ नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं। 4 पे 4, 8 पे 8, 11 पे 11। बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? अब जैसी लिमिट क्रॉस होगी वो चलने लगेगा, और चलने लगेगा तो फ्रिक्शन बच्चों काइनेटिक लगेगा, म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू के बच्चों 0.2, नॉर्मल बच्चों 50, 10। तो जब चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, वो 10 10 10 10 लगता रहेगा। अब बच्चों हमने लगाया 15, पीछे 10, तो 15 चलाएगा, 10 रोकेगा, बचा 5, 5/5 1। 20 लगाया, 10 रोकेगा, तो 10/5 2। 30 लगाया, 10 रोकेगा, तो 20/5 4। अब बच्चों बताओ, इसमें किसी भी पार्ट में कोई डाउट लग रहा हो? बोलो नंदिनी, कोई डाउट हो? तुम बोलो नितिन, कोई डाउट हो किसी पार्ट में? मोहित? देखो एक्सीलरेशन वापस बताता हूँ। देखो कोई भी एक पार्ट लेता हूँ, मान लो इसको पकड़ता हूँ, तो फोर्स कितना है? 20। चलेगा ये श्योर है, चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 10। तो 20 चलाएगा, 10 रोकेगा, तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन मास, तो 20 माइनस 10/5 यानी कि 2। ये अगर 30 लोगे तो 30 माइनस 10/5 4। चेक करो, कोई डाउट? ओके बच्चों बताओ, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन?
ये क्लियर है? अब इसी में बच्चों आप ट्राई करो फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करो। कर लिया? ओके बच्चों मैं ड्रॉ करता हूं। जब जीरो फोर्स है तो फ्रिक्शन भी जीरो, जब 4 है तो 4, 5 है तो 5, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ 45 डिग्री स्लोप। और ये कहानी कब तक चलेगी? 11 तक। तो ये भी कितना हो जाएगा? 11। उसके बाद बच्चों अपना कांस्टेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। तो ग्राफ बच्चों बनाऊंगा तो ये आएगा। तो बच्चों प्योर मैथ्स के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाऊंगा तो ये होगा। प्रैक्टिकली ग्राफ देखते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे इस तरह से बनता है, क्योंकि एकदम लिमिट पे बच्चों कुछ डिसाइड नहीं रहता है, तो इस तरह से ग्राफ बना देते हैं। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग तो बच्चों ऐसे ग्राफ बनेगा, लेकिन रियल सिचुएशन में ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ओके बच्चों अब मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत? ओके अब बच्चों ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर दो, या पहले इससे बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो। ये क्लियर है ना? ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होता है, सही है गलत है? स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होता है, गलत है? आप देखो काइनेटिक 10 है, स्टैटिक 10.5 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। शायद समझे नहीं बच्चों, समझो मैंने ये बोला काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ये सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि अगर मान लो मैं इस पे 10.5 लगाता तो ये भी तो स्टैटिक ही है, 11 कोई अलग चीज थोड़ी है। लिमिटिंग स्टैटिक ही होता है, बस उसको एक स्पेशल नाम दे दिया। ये चीज के लिए वापस समझो, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक से कम होता है। ये भी गलत है, क्योंकि ये 10 है, ये 4 तक हो रहा है, तो ये हमेशा कम हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। समझ गए ना बच्चों? ओके स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। बच्चों ये बोल सकते हैं कि हमेशा कम तो नहीं होगा, एक केस में बराबर भी हो सकता है। अगर मैं ये बोलता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा, ये कैसा है? वापस समझो, स्टैटिक इसको छोड़ते हैं, लैंग्वेज सुनो। स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा, ये सही है। ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, वो सही है। मैं बोलता हूं बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगा। बोलो बच्चों गलत है, ठीक ना? काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिट को क्रॉस थोड़ी करेगा। तो उस तरह के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, कर पाओ। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले बच्चों आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर इसमें आप देखो, मान लो बच्चों ये सिचुएशन, ये 120 न्यूटन 0.5, ठीक है। इस रस्सी में टेंशन बताओ क्या होनी चाहिए? बोलो बोलो। जैसे बच्चों इसमें म्यू 0.5 दे दिया, उसका मतलब ये कि जरूरत पड़ने पे स्टैटिक भी 0.5 ले लो, काइनेटिक भी 0.5 ले लो। 60 देखते हैं भैया,
110 अभी देखते हैं। हम्म 30 आप बोल रहे हो, देखते हैं अभी 110। और कोई? चलो बच्चों फिर मैं डिस्कस करूं, और कोई आंसर देना चाहे? हाँ 220, ठीक है। अब समझो बच्चों, जो मुझे फिलहाल लग रहा है आंसर 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन सही आंसर होना चाहिए। अब बच्चों मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। समझो बच्चों, पहली स्टेप बच्चों हम क्या करेंगे, एफवीडी, तो वो सिंपल सा है, बनाओ मत बनाओ वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरी स्टेप नॉर्मल, तो बच्चों नॉर्मल डायरेक्ट ही पता चल रहा है। बच्चों बताओ यहाँ नॉर्मल कितना है, नॉर्मल कितना है 200, तो बच्चों यहाँ की लिमिट लिखूंगा तो 200 इंटू 0.5 यानी कि 100। ऐसे बच्चों बताओ यहाँ नॉर्मल कितना है, तो यहाँ की लिमिट बच्चों डायरेक्ट लिख रहा हूँ 200 इंटू 0.5 यानी कि 100। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों पूरे सिस्टम को अगर हम चलाना चाह रहे हैं, पूरे सिस्टम को अगर हम चलाना चाह रहे हैं तो हमें दोनों की लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी, यानी कि बच्चों में 200 फोर्स चाहिए। हम तो 120 ही लगा रहे हैं, तो दोनों चलने वाले नहीं। अब चलेंगे तो दोनों चलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं चलेगा, क्योंकि रस्सी से जुड़े हुए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई एक चल ले। तो इतना पक्का है कि दोनों नहीं चलेंगे। दोनों नहीं चलेंगे मतलब एक भी नहीं चलेगा, एक भी नहीं चलेगा। इतना पक्का हो चुका है कि ये सिस्टम मूव करने वाला नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन बच्चों हम इसकी लिमिट देखें तो वो 100 है, तो ये अपनी लिमिट क्रॉस कर लेगा। अपनी लिमिट क्रॉस कर लेगा तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ की जो वेल्डिंग है एक तरीके से वो टूट जाएगी, नीचे जो एक तरीके से इंटरलॉकिंग है वो ब्रेक करने की कंडीशन में है। तो 120 में से 100 यहाँ खर्च हो जाए, 120 में से 100 यहाँ खर्च हो गया, कितना फोर्स बचा 20। तो 120 में से इसकी कोल्ड ब्लेडिंग तोड़ने में बच्चों 100 खर्च होगा, तो यहाँ रस्सी पे बच्चों कितना बचेगा 20। अब यहाँ 20 तो यहाँ 20, एक ही रस्सी में टेंशन सेम। अब बच्चों बताओ ये 20 इसको खिसका पाएगा? नहीं। तो इस पे अगर फ्रिक्शन पूछा जाए तो क्या माना जाएगा? इस पे फ्रिक्शन देखो, चलो आराम से समझो। पहले मुझे बताओ टेंशन 20 आई, उसमें कोई दिक्कत? इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन देखोगे तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन बच्चों होगा 100, ये क्लियर है। अब बच्चों मुझे बताओ इस ब्लॉक को भूल जाओ, 20 ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इस पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों सेल्फ एडजस्टिंग कितना होना चाहिए 20। खत्म। अभी बच्चों समझ पाए? क्लियर है बच्चों? अब बच्चों ऐसी डायरेक्टली आंसर दो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, पर पहले इसे कर लो। इसमें अगर डाउट लग रहा हो तो पहले वो पूछो। ठीक है बच्चों, चले आगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये वाला एक बार फिर देखो, इसे समझ पाए? ठीक है। अब ऐसे बच्चों डायरेक्ट आंसर दो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है ना। तो बच्चों डायरेक्टली मुझे बताना, अगर ये 0.5 की जगह 0.7 कर दो तो टेंशन क्या आनी चाहिए? अब टेंशन क्या आनी चाहिए? देखते हैं भैया।
देखते हैं अभी, कर लो। ओके, जीरो किसको लग रहा है, क्यों लग रहा है? सही है बच्चों, देखो सही है बच्चों, 200 इंटू 0.7 कितना हुआ 140, कितना हुआ 140। तो बच्चों जब वो 140 है और हम 120 लगा रहे हैं तो ये खुद ही मूव नहीं कर सकता, तो फिर यहाँ रस्सी पे कुछ खिंचाव आएगा ही नहीं। समझ रहे हो बच्चों, रस्सी पे कुछ खिंचाव आएगा ही नहीं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ से कोई रस्सी इस पे बांध दी और इसको मैं खींच रहा हूँ, लेकिन इतने कम फोर्स से खींच रहा हूँ कि वो खिसक ही नहीं पा रहा। अब ये खिसक ही नहीं पा रहा है तो उस रस्सी में क्या टेंशन होगी, कुछ नहीं। जब ये खुद चलेगा तब तो उस रस्सी को खींच पाएगा। इसको खुद चलने के लिए 200 इंटू 0.7 140 चाहिए, हम तो 120 ही लगा रहे हैं, तो ये खिसकेगा ही नहीं, तो फिर उस रस्सी को खींच ही नहीं पाएगा। तो इस सिचुएशन में रस्सी में टेंशन क्या आ जाएगी, जीरो। अब बच्चों रस्सी में टेंशन जीरो है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, जीरो, क्योंकि इस पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं। इस पे बच्चों फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, लगा तो उतना ही रहे हैं, फ्रिक्शन कितना आएगा अगर 0.7 कर दो, 120, क्योंकि ये मूव नहीं करेगा, नहीं करेगा तो जो अप्लाइड होगा वही फ्रिक्शन, मतलब 120। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई डाउट? ठीक है, इसे बच्चों फिर मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब इसे बच्चों देखो, ये 0.02 या 0.2 कर दो, 0.2 की जगह 0.2 कर दिया, 4 kg 40 kg चल पाएगा कि नहीं एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा ही कम कर दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया है ना। चलो ठीक है, एक बार 0.2 से कर लो, 0.2 से करो। एक्सीलेशन बच्चों बताना, 0.2 के हिसाब से कर लो, ठीक है ना। 0.2 के हिसाब से मैं वापस लिख देता हूँ, 0.2 के हिसाब से करना है, ठीक है। पॉइंट 2 के हिसाब से बच्चों बोलो एक्सीलेशन क्या आएगा, बच्चों पिछला क्वेश्चन क्लियर तो है ना, मुस्कान क्लियर है ना, तुम्हें क्लियर है ना, ठीक। बच्चों 0.2 के हिसाब से इतना सिंपल सा, इतना टाइम क्यों, तो बोलो तो सही जिससे मैं आगे बढ़ूं, ठीक है सही है, जीरो सही है, ठीक है। अब बच्चों समझो, मुझे बताओ सही है, अगर हम 0.2 के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो जीरो। देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों सबसे पहले हमें लिमिट निकालनी होती है। लिमिट क्या होती है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो बच्चों बताओ यहाँ नॉर्मल कितना है, 400, 400 नॉर्मल है, तो लिमिट बच्चों 400 इंटू 0.2 80। अब बच्चों इसको खींचने वाला कौन है, ये 40। तो बच्चों ये बताओ लिमिट 80 की है, खींचने वाला 40 का है, क्या वो लिमिट को क्रॉस करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो एक्सीलेशन जीरो। अब एक्सीलेशन जीरो आ गया, बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? इसको चलाने के लिए हमें 80 की लिमिट क्रॉस करनी है, 80 की लिमिट क्रॉस हो ही नहीं पाएगी, नहीं हो पाएगी तो भाई नहीं चलेगा, एक्सीलेशन आ गया जीरो। कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों मुझे बताओ इस केस में टेंशन कितनी होगी, 40, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 40, कितना होगा 40। कोई डाउट? बच्चों ये चलेगा नहीं तो 40 को कौन बैलेंस कर लेगा, टेंशन, तो टेंशन 40, टेंशन ही फ्रिक्शन हो जाएगी क्योंकि वो चल नहीं रहा। इसी को बच्चों वापस सॉल्व कर लो 0.02 के हिसाब से, 0.02 के हिसाब से, समझ गए ना बच्चों। 0.2 के हिसाब से तो हमने निकाल लिया एक्सीलेशन जीरो, अब 0.02 के हिसाब से क्या होगा वो देखते हैं। सही है, अब एक्सीलेशन निकाल,
वैसा ही कुछ आ जाएगा। तो बच्चों अब सेकंड केस में अगर मैं लिमिट निकालता हूं तो 400 इंटू 0.02 यानी कि 8, तो लिमिट 8 की ये 40 से खींच रहे हैं। बताओ लिमिट क्रॉस हो रही है क्या? 40 8 क्रॉस कर रही, यानी कि ये चलेगा। चलेगा तो पक्का फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों इसी 8 के बराबर। तो अब अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन टोटल मास, तो एक्सीलरेशन बच्चों 32/44, तो 8/11। बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? बच्चों देख लें, फास्ट तो नहीं चल रहा ना? ठीक है बच्चों, क्लियर है ना ये? ठीक है, अब बच्चों मुझे फिर बताओ, ये चीज क्लियर है ना? बाई चांस इसमें टेंशन पूछा जाए तो वही आप कैसे लिखोगे? इसकी इक्वेशन लिख के mg माइनस टी मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अगर एक्सेलरेशन पूछता है तो 40 माइनस टी 4 इंटू ए निकाल सकते हो। बताओ बच्चों, इसमें अभी कोई डाउट? चलें आगे बच्चों, बोलो कोई भी कंफ्यूजन हो? ठीक है बच्चों, इसे हटा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखो फिर, जैसे बच्चों कई बार आपने देखा है जैसे हम चेन रख देते हैं, अगर इस साइड ज्यादा हिस्सा हो तो वो टिकी रहती है, इस साइड अगर ज्यादा हैंग कर देते तो ऐसे फिसलने लगती। तो अब इस तरह से चेन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों म्यू है। फाइंड मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ हैंगिंग पार्ट, तो जो हैंगिंग पार्ट है उसका फ्रिक्शन बताना। कितना फ्रिक्शन? जैसे आधा, 1/3 म्यू के टर्म्स में आ जाएगा। चाहो तो एक काम करते हैं, म्यू की वैल्यू दे देता हूं। म्यू की वैल्यू बच्चों मैंने दे दी सपोज 0.4। अब कितना फ्रिक्शन हैंग कर सकते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/5 उस तरह से आ जाएगा, तो वो निकाल। फाइंड मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन so that chain remain at rest। नंदिनी समझ तो पा रही हो? ऊपर से तो नहीं जा रहा? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब जैसे मान लो आधा हिस्सा आया तो L/2 अपॉन L हाफ आंसर होगा। मान लो L/3 आया तो L/3 अपॉन L 1/3 आंसर होगा। तो फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, फाइंड मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन सो दैट चेन रिमेन एट रेस्ट। तो कितना फ्रैक्शन हम हैंग कर सकते हैं? देखते हैं, मुझे आंसर पता नहीं, पर शायद 1/2, पता नहीं, देखते हैं भी, देख लेते हैं, मुझे आंसर पता नहीं। अब 0.4 के हिसाब से 1/26 था, देखते हैं, मुझे नहीं पता। 1/26 तो बहुत कम लग रहा है, नहीं गड़बड़ लग रहा है। और कोई कर लो बच्चों, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चंस किया था उसी तरह से मान लो, उसी तरह से आप एक तरीके से मान सकते हो। इमेजिनरी लेंथ मान लो, अपने अपने कई मेथड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी मेथड से कर सकते हो। L/6 के हिसाब से आपका आंसर 1/6 होना चाहिए, देखते हैं, पर डेटा के हिसाब से मुझे गड़बड़ लग रहा है, बाकी अभी चेक करते हैं, हो सकता है सही हो।
बच्चों कोई भी अपने हिसाब से मेथड लगा के कर सकते हो। हाँ बोलो। 0.4 आ रहा है, 0.4 फ्रैक्शन, देखते हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है सही हो। चलो बच्चों अब मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बच्चों कई सारे मेथड हो सकते हैं, चाहो तो डायरेक्ट फ्रैक्शन ही मान लो। जैसे मान लिया मैंने x फ्रैक्शन हैंग, x फ्रैक्शन हैंग, तो बच्चों जैसे ये समझना पूरी चेन L लेंथ की, उसका आधा हिस्सा हैंग है, तो बच्चों बताओ मास कितना हैंग होगा? आधा। 1/3 हिस्सा हैंग है, तो मास कितना हैंग होगा? 1/3। 1/4 हैंग है, तो कितना हिस्सा हैंग होगा? 1/4। तो मैंने x फ्रैक्शन हैंग मान लिया, तो इसका पूरा मास, टोटल मास अगर मैं m मानता हूं, तो जो हैंगिंग पार्ट का मास होगा वो होगा mx, और बाकी हिस्से का मास होगा m माइनस mx। इससे कंफ्यूजन हो तो बच्चों मैं लेंथ से भी बता दूंगा, दोनों तरफ से बता दूंगा, ठीक है। ये चीज समझ पाए बच्चों? आधा हिस्सा अगर हैंग है तो m/2 मास, x की जगह 1/2, m माइनस m/2। 1/3 हैंग है तो m/3, m माइनस m/3। ये चीज बच्चों समझे। अब बच्चों फ्रिक्शन केवल इस लेटे हुए हिस्से पर लगेगा, फ्रिक्शन केवल इस हिस्से पर लगेगा, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो खींचेगा, तो बच्चों चलेगा कब? जब खींचने वाला रोकने वाले के बराबर, खींचने वाला रोकने वाले के बराबर। तो खींचने वाला रोकने वाले के बराबर हो तो खींचने वाला तो ये हो गया, और रोकने वाला अगर मैं लिखता हूं तो m माइनस एम एक्स इंटू म्यू। m बच्चों कट गए तो 1 माइनस एक्स म्यू इक्वल टू, अच्छा जी भी रहेगा जी, तो जी भी कट जाएंगे। देखो म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल बच्चों 1 माइनस एक्स म्यू किसके बराबर आया? x के। 1 इक्वल टू एक्स म्यू प्लस 1। x बच्चों यहां से आ गया 1 अपॉन म्यू प्लस 1। अब इस केस में बच्चों अगर मैं रखूंगा तो 1 अपॉन 1.4, 1 अपॉन 1.4, 10/14, 5/7, 5/7, ये आया आंसर। ये चीज समझ पाए? अब इसी को एक और मेथड से बताता हूं, अगर फ्रैक्शन से क्लियर नहीं है तो एक और मेथड पकड़ते। बच्चों मान लो इधर स्मॉल l हिस्सा हैंग है, तो यहां l माइनस l हैंग। एक का मास बच्चों लैम्डा मान लिया, तो इसका मास लैम्डा l, इसका मास ये। अब इधर इस पे लगेगा लैम्डा l g, और यहां बच्चों लगेगा फ्रिक्शन, यहां फ्रिक्शन म्यू l माइनस l लैम्डा g। तो ये इसको खींचना चाहता है, ये इसको रोकना चाहता है, तो दोनों बराबर होंगे तो चल पड़ेगा, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। म्यू l माइनस l लैम्डा g, लैम्डा l g, लैम्डा g बच्चों कट गए, म्यू l माइनस म्यू l इक्वल टू l, वहां भेजता हूं म्यू l, l कॉमन ले लिया 1 प्लस म्यू, तो बच्चों l बाई l, यही तो फ्रैक्शन होगा। कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, अच्छा हाँ इसमें भी म्यू आएगा, इसमें भी बच्चों म्यू आएगा, इधर म्यू, ठीक है। तो बच्चों अब अगर हम आंसर लिखते हैं तो अब आंसर बच्चों अपने पास आ जाएगा 0.4 अपॉन 1.4, यानी कि 2/7। चेक करो बच्चों, तो वो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक बार बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो, जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल। देखो बता रहा हूँ, ये समझो, समझना। चलो इसमें टच करता हुआ दिख रहा है, तो अब समझना ये ऐसे गिरेगा,
तो फ्रिक्शन होगा म्यू नॉर्मल। तो ये अगर ऐसे हैंग है तो बताओ इस सरफेस को प्रेस कर रही है, नहीं कर रही, तो यहाँ नॉर्मल कितना होगा, 0। तो इस सरफेस पे नॉर्मल 0 है, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ तो मैंने बिल्कुल सेपरेट ही ड्रॉ किया, अगर वो टच में भी होती तो भी हम कंसीडर नहीं करते। अब बच्चों चेक करो इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा हो, ठीक है ना, कर लो बच्चों फटाफट फिर। बच्चों अभी ये क्वेश्चन क्लियर है ना, ठीक है। एक काम करते हैं बच्चों, मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों ये जिसका हो जाए वो पेज 209 क्वेश्चन 45 ट्राई करे। जिसका बच्चों हो जाए पेज 209 क्वेश्चन 45। उसके अलावा बच्चों मैं फ्रिक्शन के क्वेश्चंस कुछ एज ए होमवर्क बता रहा हूँ, वो भी लिख लेना। बच्चों ये वाला अटेम्प्ट कर लो, बाकी फिर मैं बता रहा हूँ। तो बच्चों ये तो एज ए होमवर्क रख लो, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों वो कर लिया ना, उसको साइड कर देता हूँ, ठीक है ना। ये एज ए होमवर्क ये M1 M2 बच्चों यहाँ फ्रिक्शन है म्यू। बच्चों आई थिंक कर लिया होगा, ठीक है ना। तो बच्चों देख लेते हैं, समझो बच्चों, देखो इधर पक्का M2G लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ T लगेगा, और दोनों बराबर में होने ही चाहिए क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में चाहिए। तो ये T है, तो ये T है, तो ये पक्का 2T होगा ही होगा। अब ये चलाने वाला है, रोकने वाला बच्चों यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू M1G। तो हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये इसके बराबर तक हो सकता है। तो सिंपल सा है बच्चों, म्यू M1G 2
टेंशन बच्चों m2 g, g इससे कट गया, हमें अगर m2 चाहिए तो वो हो जाएगा म्यू m1/2। चेक करो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो? क्लियर है बच्चों? अब बच्चों जो ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, तो जो अभी मैंने टॉपिक डिस्कस किया है उस पे बेस पे उतने आप अटेम्प्ट कर लेना। उसके अलावा बच्चों जो मैंने कंस्टेंट मोशन से भी शायद 3-4 क्वेश्चन दिए हैं वो भी कर लेना, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो बच्चों यहाँ मैं अवेलेबल हूँ, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चों फिर देखते हैं। थैंक यू बच्चों।